दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द चंद्रशेखर आजाद के हैं। ये वो कैरेक्टर हैं यारा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महती भूमिका का निर्वाह किया है। आज उस अनछुए पहलुओं को हम लोग देखेंगे। कालखंड 27 फरवरी 1931 का है। अल्फ्रेड पार्क में यशपाल और आजाद घूम रहे हैं। एक योजना थी, वो योजना यह थी कि 1931 के कालखंड में सुखदेव, राजगुरु और भगत को लेकर के जो चर्चाएं थी, योजना यही बनाई जा रही थी कि कैसे उनकी सजा को कम कराया जाए या कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इसी संदर्भ में वो इलाहाबाद में आए थे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो घूम रहे हैं। उनके साथ यशपाल है, लेकिन उनके कभी अनन्य सहयोगी, लेकिन आज के वक्त में, आज के समय में उनके घूर विरोधी के रूप में वीरभद्र तिवारी जाने जा रहे हैं। वीरभद्र तिवारी उनके एक राजदार हुआ करते थे, लेकिन अभी वो गद्दारी पर उमड़े हुए हैं। लेकिन पार्क में घूमता हुआ आजाद की निगाह जब वीरभद्र तिवारी पर पड़ा तो उन्होंने यशपाल से पूछा कि यशपाल, क्या वीरभद्र ने देखा है हम लोगों को? तो उन्होंने कहा कि ना, संभवतः नहीं। लेकिन वीरभद्र की निगाह उन पर पड़ चुकी थी। वीरभद्र गद्दारी पर आ चुका था। ये वो गद्दार था जिसने जाकर के पुलिस थाने में इस बात की सूचना दे दी कि अल्फ्रेड पार्क में आजाद हैं। ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खींचने वाले एक ऐसे कैरेक्टर जिसे हुकूमत खौफ खाती थी। फिर कहना क्या था, निकल पड़े लोग शेर के शिकार में। लेकिन ये आजाद थे, ये आजाद थे जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके, जिन्होंने मौत को इस कदर आलिंगन लगाया जैसे वाकई उनको मुक्ति मिल रही हो, आजादी मिल रही हो। जो उन्होंने कहा था आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, इस बात को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। यारा, ये आजाद वो कैरेक्टर हैं जो बचपन से ही इसी तेवर के थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को आधुनिक मध्य प्रदेश के भावरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और इनकी माता का नाम जगरानी देवी। ध्यान रहे, ये मूलतः उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन अकाल की परिस्थितियों में इनको जाना पड़ा था मध्य प्रदेश और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बचपन से मौलिक प्रतिभा के धनी इंसान, जिद्दी, जुनूनी, लेकिन उतना ही इमोशनल कैरेक्टर। घटना उन दिनों के जब ये 13 या 14 साल की अवस्था में थे। इनके पिता ने किसी बात आम की झगड़े को लेकर के डांटा था, घर से बाहर निकाल दिया गया। आजाद बाहर बैठे रहे। उनकी मांग महज इतनी सी थी कि अगर बाबूजी हमें प्यार से अंदर आने को कहेंगे, ले जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन इनके भी पिता, इनके वाकई पिताजी थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वहां से संभवतः 40 किलोमीटर की दूरी उस 13 वर्षीय बच्चे ने दूरी को तय किया और सामने आई हुई ट्रेन पर सवार हो गए। थकान थी, आंखों में नींद आई, सो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को मुंबई में पाए, भूख से विवल थे। वो होटल में गए और होटल के मालिक को कहा कि हमें खाना दीजिए, हमें भूख लगी है, बदले में मैं काम कर दूंगा। स्वाभिमान के धनी थे, एहसान लेना जानते नहीं थे। कुछ दिन वहां भी रहे। जो कुछ रकम मिलता, सिनेमा के शौकीन थे, सिनेमा देखते। फिर बंबई के बंदरगाह को गए और वहां जाने के बाद वहां जाकर के वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करने लगे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के इस वीर योद्धा को भला इस काम में रास कैसे आता। वो वहां से पुनः वापस चले आते हैं और काशी विद्यापीठ आ जाते हैं। काशी विद्यापीठ में अध्ययन अध्यापन के दरमियान महज अध्ययन अध्यापन ही नहीं हुआ, उनके पसंदीदा व्यक्तित्व में एक नया आयाम, एक नया युग की शुरुआत हुई जब उनकी क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई। और क्रांतिकारियों से जब मुलाकात हुई, जब ये महज 15 वर्ष के थे, उन दिनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक पहला पड़ाव आया था असहयोग आंदोलन के रूप में, और उसमें ये बढ़ चढ़ करके ये भी भाग लिए थे। इनके तमाम सहपाठी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया गया तो तमाम व्यक्तियों को जेल की सजा दी गई। लेकिन कम उम्र होने के कारण मजिस्ट्रेट खरेघाट खटोल ने कहा कि आजाद, तुम माफीनामा पर हस्ताक्षर कर दो और तुम वापस चले जाओ। आजाद ने कहा ना। उन्होंने माफी मांगने तक से सीधे तौर पे इनकार कर दिया। तब मजिस्ट्रेट भी अचरज में था कि स्वाभिमान का ये धनी व्यक्ति है ही कौन
तो पूछा कि बताओ तेरा नाम क्या है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि मेरा नाम आजाद है। उन्होंने पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता है। तेरी माता का नाम क्या है? उन्होंने कहा भारत माता। जब पूछा तेरा घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जेल। मजिस्ट्रेट ने तत्कालिक रूप से कहा इसे 15 कोड़े मारे जाए। 15 कोड़े की सजा सुनाई गई। बॉस कोड़ा बांस जो होता था वो पानी में भिगो के रखा जाता था। कस्तूरी बेंत होता था, वो बेंत सरपट शरीर को बेध देता था, चमड़ी उखाड़ दी जाती थी। 15 बेत में हर एक बेत पर इनकी जुबान से एक ही आवाज गूंजता था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मालूम आजाद को गहरा झटका कब लगा? जब महात्मा गांधी ने 1922 में आंदोलन को स्थगित कर दिया। आजाद की मानसिकता बदल गई। गांधी के अहिंसावादी रास्ते पर चलने की नीयत पर इनको संदेह हो गया, या यूं कहें कि इनको ये एहसास हो गया कि अहिंसा के मार्ग पर चल करके राष्ट्र को आजादी नहीं दिलाई जा सकती, लोहा लोहे को काटता है। कभी कभी हिंसा का जवाब अहिंसा नहीं हो सकता। कभी भी नागफनी में चंपा और गुलाब नहीं खिल सकता। तब इस सशक्त क्रांतिकारिता के ओर इनके कदम बढ़े। यहीं पर मननीनाथ गुप्ता के माध्यम से इनका मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ और ये HRA के सदस्य बन गए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और इनकी जिम्मेवारी थी फंड जुटाना। इसी फंड जुटाने के क्रम में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जाने जाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 1928 ईस्वी में भारत झुलस रहा था, क्योंकि साइमन आयोग का विरोध चरम पर चल रहा था। और इसी साइमन आयोग के विरोध के दरमियान लाहौर की गलियों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कैरेक्टर के रूप में हम लोग पाते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय अहिंसा पूर्ण तरीके से गांधीवादी रणनीति के तहत साइमन आयोग का विरोध किए चले जा रहे थे, लेकिन विधि व्यवस्था के नाम पर सॉन्डर्स ने उनके ऊपर लाठियों का करारा प्रहार किया और उसी करारे प्रहार का परिणाम हुआ कि अंततः 1 माह के अंदर अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद और इन तमाम क्रांतिकारियों के बीच मीटिंग बैठती है और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई गोली हमारे सीने को बेध जाती तो बात समझ में आती, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूं, मैं हिंसा के मार्ग पर चलता हूं, किसी न किसी गोली में मेरा नाम लिखा होगा। लेकिन जो क्रांतिकारी नहीं है, जो अहिंसावादी हैं, जो गांधीवादी हैं, आज ये जालिम हुकूमत अगर विधि व्यवस्था के नाम पर लाठीचार्ज करके ऐसे ही हत्याएं करती रहेगी, हिंसा का सहारा लेती रहेगी, तो भला देश आजाद कैसे होगा। निर्णय लिया सॉन्डर्स वध जरूरी है और अंततः सॉन्डर्स की भी हत्या कर दी गई। सॉन्डर्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये दिल्ली को आते हैं और यहाँ पर उन दिनों 2 बिल पारित होना था। एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। मैं यहाँ यह बतला दूं कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल में ब्रिटिश हुकूमत मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को छीनना चाहती थी और पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से आम लोगों को धरना प्रदर्शन पर रोक लगाना चाहती थी। कुल मिला के पर्दे के पीछे कहानी यही थी कि इस दो बिल के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत हर हाल में गांधीवादी रणनीति को रोकना चाहती थी। ब्रिटिश हुकूमत इस राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों में सदा के लिए जकड़ने को आतुर था। और वहीं आजाद और इनके जैसे अन्य क्रांतिकारी, जिस पर आगे मैं वीडियो में बात करूंगा, वो लोग उन जंजीरों को तोड़कर एक आजाद मुल्क की संकल्पना हृदय में संजोए बैठे थे। निर्णय लिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारा जाएगा और ये बम मारने का निर्णय उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि बम मैं मारूंगा। बम मारने का निर्णय उनका था और बम खुद मारेंगे, यह निर्णय उनका था। लेकिन इन क्रांतिकारियों को यह मंजूर नहीं था कि आजाद इस काम को अंजाम दे, क्योंकि आजाद ही वो कैरेक्टर थे जो तमाम हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मंच बनाना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, ये सारी उनकी जिम्मेवारी थी और बखूबी वो किया करते थे। बड़ा गहन मनन और चिंतन का दौर चला और उस चिंतन के दौर में इन्होंने कहा कि बम रामशरण दास मारेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रामशरण दास को बम मारने की जिम्मेवारी दी गई, लेकिन उसी दरमियान सुखदेव आते हैं और जब सुखदेव आए तो सुखदेव ने कहा भगत को कि भगत ये काम तुम बेहतर तरीके से कर सकते हो।
सुखदेव ने कहा कि भगत ये काम तुम बेहतर तरीके से कर सकते हो। आज तुमको तुम्हारी जिंदगी प्यारी लगने लगी है, आज तुमको अपनी प्रेमिका मानसी प्यारी लगने लगी है। ये बात विष बुझे तीर की तरह भगत को चुभता है और भगत जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास और उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारेगा तो भगत मारेगा। अंततः उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम मारा जा चुका है। गिरफ्तारी उन लोगों की हो चुकी है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो पे बात करूंगा। और ये कैरेक्टर इतना कुछ करने के बाद यही इन्हीं लोगों की मुक्ति के लिए वो गए हुए थे। कहां पर? इलाहाबाद, और वो अल्फ्रेड पार्क है। 27 फरवरी 1931 की वो मनहूस घड़ी थी। 27 फरवरी 1931 की वो मनहूस घड़ी थी, जिस घड़ी की सूचना वीरभद्र तिवारी ने दिया था। यारा, इतिहास के पन्नों के धार को कुंद कर देने वाला ये व्यक्तित्व है। वक्त का तगाजा देखिए, चारों ओर से हुकूमत ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया, लेकिन यशपाल और के 2 और सहयोगी थे, वो वहां से भाग निकले, लेकिन आजाद वहां से निकले नहीं। गोलियां ताबड़तोड़ चलती रही और ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही, लेकिन ये बहुत ही बेजोड़ निशानेबाज थे। एसपी उस वक्त नॉट बाबर था। नॉट बाबर के कंधे पर इन्होंने गोली मार दी। नॉट बाबर के कंधे पर गोली मार दी गई। जीवन के महज 24 बसंत ही तो इन्होंने देखा था और गोलियां लगातार चलती रही। जब इन्होंने देखा कि उनके पास महज एक ही मात्र गोली बची हुई है, तो उन्होंने कनपट्टी में सटाया और खुद को गोली मार लिया। एक वीर अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसा था। हालांकि उस चक्रव्यूह को वो तोड़ न सके, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आगे उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने ही तभी तो कहा था कि आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। दुश्मन की गोली का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद की शहादत हो जाती है। यारा, उस जामुन के पेड़ के पत्ते भी रोए होंगे। धरा पर गिरने के बाद धरा भी एक बार लगा होगा कि ये कौन सा सपूत मेरे पास आया है। परवरदिगार को भी लगा होगा कि ये क्या अनर्थ हो गया है। वाकई स्वतंत्रता संग्राम के ये वो नायक हैं जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। किया भी उन्होंने ऐसा ही। ब्रिटिश हुकूमत के खौफ का आलम इतना चरम पर था कि रातों रात जामुन के उस पेड़ को काट दिया गया, ताकि क्रांतिकारियों के लिए वो मक्का, मदीना, गुरुद्वारा और कोई तीर्थ स्थली हिंदुओं के लिए ना बन जाए। और उनका अंतिम संस्कार रातों रात कहां कर दिया गया, ये आज तक कोई जान ना सका। ये शहादत था राष्ट्र के प्रति आजाद का। अब क्या होगा? उनका रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इनकी शहादत से पहले ही इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी है, पिता मर चुके हैं। उनकी मां घर में थी, उन्होंने 2 उंगली अपनी बांध रखी थी, इस उम्मीद के साथ, इस इंतजार के साथ, इस कसक के साथ कि बेटे कहो कब आओगे। इंतजार था यार, आंख में आंसू भर जाएगा प्यारे। बेहद गरीब महिला थी, पति नहीं है, पुत्र भी नहीं, और आजाद की शहादत की सूचना इनकी मां को बहुत दिनों के बाद मिली थी। पता है आपको, ये वो जगरानी देवी हैं जिस जगरानी देवी को गांव वाले लोग डकैत की बेटे की मां कहा करते थे। गरीबी था, अभाव था, लेकिन इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जर्जर काया है यारा। अपने ही शरीर को बोझ के ढो पाने की क्षमता नहीं है इनमें, लेकिन गजब की स्वाभिमानी महिला। उस अवस्था में भी जंगल जाती, लकड़ी काटती, उसे जो भी मिलता उसे बाजरा खरीदती, उसको सिझाती, बॉयल करती और वही पी लेती। कमाल की गरीबी के बीच भी स्वाभिमान के ऐसे बीज हो सकते हैं, ये इतिहास के पन्नों में भारत की धरा पर ही हो सकता है। तभी सदाशिव जो थे वो आते हैं, जो कभी चंद्रशेखर आजाद के अनन्य दोस्त हुआ करते थे। आज आजाद नहीं रहे, उन्होंने ही सूचना दिया था और जगरानी देवी को अपने साथ वो झांसी ले गए। और झांसी ले जाने के बाद उनको उन्होंने तीर्थाटन करवाया, जो वादा कभी किया था उन्होंने आजाद के साथ।
तीर्थाटन कराने के उपरांत जब उनकी मृत्यु हुई थी तो बिल्कुल अपने माँ की तरह उनके तमाम रस्म और रिवाज का उन्होंने पालन किया और अंत में चाह रहे थे कि झांसी में उनकी एक मूर्ति लगवाई जाए। उस वक्त की सरकार ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। अपार जन समुदाय उमड़ा था जगरानी देवी के मूर्ति को लगाने के लिए। हुकूमत की क्रूरता का आलम इतना चरम पर था कि उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई गई थी। 3 व्यक्तित्व मारे गए थे। यारा, अपने ही धरा पर जिस व्यक्ति को 5 फुट जमीन मयस्सर नहीं हो पाया, क्या कहा जाए। उस वक्त की सरकार को, कृतघ्न सरकार को या कृतज्ञ सरकार को, भारत के इतिहास ने वाकई यारा आजाद के साथ नाइंसाफी तो निश्चित रूप से किया है। अगर आप मूल्यांकन करके देखें तो आप पाएंगे कि वाकई आजाद जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। जगरानी देवी के प्रति इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण बर्ताव, इसकी असाधारण तरीके से कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्याऊ में उनकी मूर्ति लगा दी गई थी जिसको हुकूमत ने आगे चल करके तोड़ दिया था। ये व्यक्तित्व है, ये कहानी है आजाद की। वाकई भारत के इतिहास के एक अनमोल रत्न है यारा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, लगता हो कि ये जानकारी अपने आस पड़ोस सानिध्य वाले लोगों को, छोटे भाई को, बड़े भाई को दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप लोग शेयर कर दें। बाकी आपकी इच्छा, लाइक करना, डिसलाइक करना, शेयर करना या नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।